बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब सैन। नाज़रीन, कोरोना वायरस अब हमारे दरवाज़ों पर दस्तखत दे रहा है। मुल्क की अहम शख्सियात इस वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं। सियासतदानों की अगर बात करें तो शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस हो चुका है। इसी तरह से बहुत सी शोबे से मुतल्लिक जो शख्सियात हैं वो इसमें मुब्तला हुई हैं। सहाफ़ी हजरात इसमें मुब्तला हुए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पॉलिसी के हवाले से क्या कह रहे हैं वो देखिए। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो आखिर में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जब आपको हम मौका दे रहे हैं कि अपनी एक्टिविटीज शुरू करें, तो साथ साथ एहतियात ज़रूर करें। हमने देखा लोगों को कि वो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो तो लोगों ने समझा कि बीमारी ख़त्म हो गई है। उस बेएहतियाती की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादा नंबर केसेस हो चुके हैं। जितनी देर आप मुल्क को बंद करते हैं उतनी आपकी माशियत तबाह हो जाती है। जो सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। 50% स्लो हो सकती है, कम उसकी स्पीड कम हो सकती है इस वबा की, वो है ये मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, एक तरफ तो कोरोना वायरस हमारे घरों पर दस्तक दे रहा है, ऊपर से वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं जनाब सिर्फ SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस पॉलिसी को इब्तदा में ख्याल की शक्ल में इख्तियार किया था, अब वो वाकई फ़ैसले की सूरत में नाफिज हो चुकी है। और पाकिस्तान के तनाजुर में मुझे इससे बेहतर और कोई फ़ैसला नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान में अगर लॉकडाउन हमने किया तो दरअसल आप जैसे लोगों को तो शायद मसला नहीं होगा, लेकिन जो गरीब आदमी जिसकी हर रोज़ की उम्मीद अपनी रोटी से जुड़ी होती है और रोटी उसे बाज़ार खुलने से उसकी मौकूफ़ होती है, उसके लिए लॉकडाउन ज़हर कातिल है। और मजमूई तौर पर मुल्क की मीशत के लिए भी ज़हर कातिल है। तो जो मैंने देखे हैं अब तक के नंबर्स, लोग कहते हैं जी कोरोना एक दफ़ा बंद कर दें, ये कर दें। कोरोना से तो इम्कान किसी भी शख्स के मरने का सिर्फ 2% है, लेकिन भूख से मरने का इम्कान 100% है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो बात है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है और पाकिस्तान के अवाम को ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक वो SOPs की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल यह है कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को खुद आगे आना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि अब मैं खुद मॉनिटर करूँगा। देखिए, हमने सूबाई हुकूमतों ने कितना ज़ोर लगाया, मीडिया ने कितना शोर मचाया कि जनाब मास्क नहीं पहन रहे लोग। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि 2 हफ्ते से प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि मास्क लाजमी है। तो आप गुज़श्ता 2 हफ्ते से देख लें कि आपको हर शख्स अपने इर्द गिर्द जो नज़र आता है उसने मास्क पहना हुआ है, गलत या सही। और फिर कुछ सख्ती भी हुई। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद आज भी वो मास्क लहरा के जब बात कर रहे थे, तो यही मैसेज है। मेरा ख्याल यह है कि अगर इमरान खान खुद आते हैं, जैसे वो अब तकरीबन वीकली एक दफ़ा TV पे आते हैं, और ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, अगर वो आके लोगों को मास्क की तरफ राग़िब करें और SOP पर अमल दरामद की पाबंदी को यकीनी बनाएं, कुछ और ख़ुद 2 तरीके से, यानी इंतज़ामी तौर पर भी और लोगों को कन्विंस करके भी, यही उनकी लीडरशिप है। उनकी लीडरशिप का इस मुल्क को यही फ़ायदा सबसे बड़ा होगा इस कोरोना क्राइसिस में कि जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मानी जा रही है। ये हर रियासत में ऐसा नहीं होता। सही। मोदी अपनी रियासत में मास्क नहीं पहना सके, ट्रंप अपनी रियासत में मास्क नहीं पहना सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की है तो लोग मास्क पहनना शुरू हो गए। तो इसका मतलब यह है कि उनकी बात मानी भी जा रही है, उनकी सुनी भी जा रही है, और उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की है, मैं तो बिल्कुल उसके 100% साथ। सही। खैर साद हबीब साहब तो पहले दिन से ही लॉकडाउन के खिलाफ थे और प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी के साथ साथ चल रहे हैं। फिर उन्हें लगता है कि वजीर आजम कह रहे हैं तो आवाम ने मास्क को भी पहनना शुरू कर दिया है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? फिर टाइगर फोर्स जो है वो इस सारी जिम्मेदारी को निभाएगी, ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है आवाम से करवाएगी, लगता है आपको कर पाएगी ऐसा?
देखिए, जहाँ पे हबीब साहब पहले दिन से ही प्राइम मिनिस्टर साहब की लॉकडाउन ना करने की पॉलिसी के साथ हैं, मैं उसी दिन से आपको याद होगा इसी प्रोग्राम के तवस्सुक से प्लेटफॉर्म से मैं इस पॉलिसी के खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल में शुरू में लॉकडाउन ज़्यादा सख्त होना चाहिए था, जब हमारे पास चंद दर्जन या चंद 100 तक का नंबर भी था। अगर हम एक बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लेते उस वक़्त, जिस तरह न्यूज़ीलैंड ने किया, जिस तरह दीगर ममालिक ने किया, उन लोगों को आइडेंटिफ़ाई करके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ लोगों को टेस्ट करके तो उनकी सेहतयाबी करवा देते, तो हम आज इस सिचुएशन में नहीं होते। अब मसला ये है, अब का हमारा मसला ये है कि कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है, भी इस बात को एग्री करेंगे कि डॉक्टर्स जिनसे भी बात करें वो कहते हैं कि आप अज्यूम करें कि आप जिस भी शख्स से मिल रहे हैं, ख्वाह वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ख्वाह उसमें कोई सिम्टम्स हैं या नहीं है, लेकिन आप अज्यूम करें कि हर शख्स जिससे आप मिल रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव और आप अपनी तदबीर उस लिहाज से करें। इसकी एक वजह तो सिर्फ प्रिकॉशन है लेकिन इसकी दूसरी वजह यह है कि वाकई अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर, इंडिया की तरह, दीगर ममालिक की तरह, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना बहुत हद तक फैल चुका है और अब हमारी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रही है, यानी कि वो लोग जिनका के बाहर के आने वाले लोगों से, चीज़ों से, माल से, दीगर लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको अपनी कम्युनिटी से ही सिर्फ फैल रहा है, तो ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। मैं इमरान खान साहब की पॉलिसी के आज भी खिलाफ हूँ। इस हद तक मैं इस बात से कोई नाराज़ नहीं हो सकता। हबीब साहब ने दुरुस्त फरमाया, प्राइम मिनिस्टर साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि हम एक इस तरह का मुल्क हैं जो कि बड़ा लॉन्ग टर्म लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म लॉकडाउन भी प्रॉपर्ली अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। अगर हम शॉर्ट टर्म लॉकडाउन थोड़ा सा ठीक कर लेते या आज भी शायद अगर कर लें, तो जो ये स्प्रेड है, इफेक्टिव आइडिया कोरोना को इरेडिकेट करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ नहीं है, इफेक्टिव और इमीडिएट आइडिया ये है कि फौरी तौर पे क्या हम उस कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं जो कर्व सिर्फ इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या हमारी जो रेट ऑफ इंक्रीज है, यानी कि आज जितने नए केसेस आए, क्या वो कल कम है या कल से ज्यादा हैं? अगर आज आने वाले केसेस कल से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारा कर्व मजीद ऊपर जा रहा है और फ्लैटन नहीं हो रहा। अगर आज आने वाले केसेस गुज़िश्ता कल से कम है तो इसका मतलब है कि कर्व को फ्लैटन हो रहा है। तो कम से कम हमें कर्व को फ्लैटन करने के लिए एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अपनाना होगा। मैं कोरोना, ये टाइगर फोर्स के बारे में बात करूं, मैं इस फोर्स का सपोर्टर हूं। मेरे ख्याल में इस तरह की एक रज़ाकाराना फोर्स जो है, उसके बगैर ये चीज़ें नहीं, इस तरह की एपिडेमिक तो नहीं हैंडल हो सकती। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूँ कि थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ कुछ चीज़ें टाइगर फोर्स के बारे में सुन के, कि जितने लोगों ने इनिशियली रिस्पॉन्ड किया था, और ये रिस्पॉन्ड उस वक्त कर रहे थे टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स जब अभी पाकिस्तान के अंदर कोरोना के नंबर्स बड़े कम थे, उतने लोगों से जब अब कांटेक्ट किया गया तो उनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि जी ये थोड़े से दिन गुजर जाएं, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, आप भी पहले दिन से लॉकडाउन की ही बात कर रहे हैं। बहरहाल वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके वक्त का। आज वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ, क्या कुछ तय पाया? क्या कोई नए SOPs होने अब आप लोग लगाएंगे, लागू करेंगे? कोई मजीद सख्ती होगी या जो पहले से SOPs मौजूद हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए कोई एजेंसी बनाएंगे, या फिर सारा मामला फिर टाइगर फोर्स पर ही छोड़ दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग लाहौर के अंदर जो की है, उसके अंदर लॉकडाउन के हवाले से जो मीडिया के ऊपर पिछले 4-5 रोज से आ रहा था कि शायद लाहौर को या बाकी शहरों को कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा, तो जो एम्बिग्विटी थी उसको दूर किया गया कि हम लॉकडाउन नहीं करने जा रहे। वो एम्बिग्विटी आपकी हुकूमत के अंदर थी या मीडिया पे थी? मीडिया की वजह से? मीडिया पे थी। मीडिया के दोस्तों ने कई दफा मेरे से पूछा और उन्हें मैंने बताया कि मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि इस तरह की कोई चीज नहीं होने जा रही, क्योंकि मैं पंजाब के अंदर उस कमेटी का एक मेंबर हूँ और मेंबर की हैसियत से कुछ चीजों का पता होता है कि जो होनी है या नहीं होनी। लेकिन उन्हें मैंने कहा कि आप इस तरह की खबर ना दें, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी अपनी विल थी, वो खबर को कोई भी किस तरह भी दे सकता है। लेकिन आज वो सारी खबरें जो थी वो इसके हाथ से दम तोड़ गई, तो जो एक सारी खबरें फैलाई गई थी वो वापस हो गई। नाउ कम टू द पॉइंट जो आपके साथ में जी आप जी 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 मियां साहब। जी 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 मैं ये करना चाह रहा था कि आज जो बात हुई है, जो कोरोना के केसेस के बारे में, इसकी ट्रांजेक्टरी के बारे में जो दिन ब दिन ऊपर की तरफ जा रही है, इस पर किस तरह से देखना है, लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी देखना है। उसके साथ साथ आपने
कोरोना की जो ट्रीटमेंट है वो भी देखना है, और तीसरा इसमें मेजर पहलू है, एस्पेक्ट है, वो है कि अवेयरनेस का पैदा करना। अब हम ये तो जरूर करने जा रहे हैं कि हमारा जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, वो बोर्ड हेल्थ सेक्टर के साथ मिलकर, उनके एक्सपर्ट के साथ मिलकर हम एक ऐप के तौर पर बनाएंगे, पूरे लाहौर को एक देख रहे हैं। इसी तरह बाकी जो मेजर हमारे शहर हैं उनको भी देखेंगे कि कहाँ पर कोरोना का हॉटस्पॉट है, और वहाँ पर उस हॉटस्पॉट को हमने कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजर्स लेने हैं, वहाँ पर कौन सी बड़ी मार्केट है, कौन से वहाँ पर इस तरह के बाजार हैं, वहाँ पर लोगों की जो आमदो रास्ता है वो किस तरह की है, और हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स, मास्क पहनना जिसको हम मैंडेटरी कर रहे हैं कि हर बंदा मास्क पहनेगा और दुकानदार मास्क खुद भी पहनेगा, स्टाफ भी पहनेगा, उसके अंदर जो कस्टमर दुकान के अंदर आएगा वो भी पहनेगा। मार्केटों के अंदर पहले से ज्यादा सख्ती इसलिए कर रहे हैं, मैं पहले भी आपको पता है मार्केटों में खुद गया हूँ, विजिट किए हैं, लोगों को बारहा दफा एजुकेट करने की कोशिश की है, बच्चों के साथ मत आए। मियां साहब, जो आप पहले से ज्यादा सख्ती की बात कर रहे हैं वो नई सख्तियां क्या हैं? पहले से ज्यादा सख्ती की बात यह है कि मार्केट के अंदर दुकानों को बंद करना, पूरी की पूरी मार्केट को बंद कर देना, और फिर जहां पर ज्यादा केसेस आ गए हैं, फटकर एक एरिया ऐसा आ जाता है जहां पर बहुत ज्यादा केसेस आ गए हैं, तो फिर इसका प्रॉपर तरीके से, जिसको हम टर्म बोलते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, उसको करके तो लोगों को घरों तक महसूस किया जाए। देखिए, जहां पर आपने लॉकडाउन करना है वो सिर्फ लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक हुक्म जारी किया और लॉकडाउन हो गया। जब आप लॉकडाउन करते हैं तो हुकूमत के ऊपर कुछ जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारियां क्या हैं? उनकी खुराक का बंदोबस्त करना, उनकी अद्वियात का बंदोबस्त करना, उनके बाकी मामलात का बंदोबस्त करना, ये फिर हुकूमत की जिम्मेदारी आती है। मियां साहब, पे बड़ी मियां साहब, सवाल ये है आपसे, हबीब साहब के सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, कि अगर आपने दुकानदारों का तो चले बता दिया, अगर मैं अभी बगैर मास्क के बाहर सड़क पे चलना शुरू कर दूं तो क्या होगा? एक आम आदमी के साथ क्या होगा? उसको पुलिस रोकेगी, जुर्माने करेगी? कौन सी चीज़ है जो पहले नहीं हो रही थी जो अब होगी? पहला सवाल। और साथ ही साथ जो दूसरी बात है कि अगर एक जगह पे बहुत से लोग जमा हो जाएं और सब ने मास्क भी पहने हों, लेकिन बहुत से लोग जमा हो जाएं, 1000-1500 लोग किसी मार्केट में जमा हो जाएं और मास्क भी पहने हों, तो क्या इसका मतलब है कि वो SOPs पूरे कर रहे हैं, उन्होंने मास्क पहन लिए हैं, तो बेशक एक झमघटा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, या इसके खिलाफ भी कोई पॉलिसी है आपकी? देखिए, गुजारिश है, दो सवाल, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक जुर्माने वाला पार्ट है। जुर्माने तो अभी भी जो ट्रैफिक पुलिस है वो जुर्माने कर रही है। आपका अगला सवाल होगा कि यार ये किस कानून के तहत हो रहे हैं, क्योंकि आप लॉयर हैं, आप कानूनदान हैं, आपने ऑब्वियसली ये मुझसे जरूर पूछना। नहीं, आप एपिडेमिक लॉ को इस्तेमाल करें, उसके नीचे आपके पास पावर्स हैं। एपिडेमिक, जी बिल्कुल, उसको ही कर रहे हैं। और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर भी एथिक है कि अदर देन जो चीजें नहीं है उसका देखें। कुछ चीजें गैर मामूली हालात के अंदर गैर मामूली फैसले करते हुए इस तरह का अमल करना पड़ता है। लोगों की जान बचाने के लिए आपको ये सिलसिला किया जाता है। मैं अभी आपको फिगर नहीं दे सकूंगा, रोजाना मेरे पास आती है एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर कि हमने कितने जुर्माने किए हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। ये तमाम डिटेल हमारे पास मौजूद है। मास्क तो एक साइड हो गई। हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर जो फुटेजेस हैं जहां पे किसी सड़क पे, किसी बाजार में, अंदरून शहर में बहुत से लोग हजारों की तादाद में एक गली में इकट्ठे हैं जहां पे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। क्या कोई रश अवॉइड करने का भी कोई मैकेनिज्म है, या सिर्फ अगर लोगों ने मास्क पहने हो तो बाकी वो बेशक एक दूसरे से कंधा मिला रहे हो तो कोई मसला नहीं? नहीं साहब भाई, इस तरह नहीं है। देखिए, हुकूमत ने एक बात कही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। उस मकसद के लिए जब ताजर बरादरी से मैंने मुलाकात की और मैंने उनसे ये कहा कि आप अपनी अपनी मार्केटों के अंदर इंक्रोचमेंट खत्म करें। 75% मार्केट की मेन रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट की होती है। वो इंक्रोचमेंट है क्या कि मेरी एक दुकान है, दुकान के आगे फुटपाथ है, वो भी मैंने किराए पे दे दिया, बेच दिया। फुटपाथ के आगे सड़क है, वो भी बेच दी जी। अब मसला ये है कि अगर आप इन बाजारों को खुला कर दें, इंक्रोचमेंट खत्म कर दें, जहां पर 100 बंदा खड़ा होता है एक बंदे के ऊपर
कंधे से कंधा मिला के अगर इन्फोर्समेंट खत्म हो जाए तो आपको बाजारों के अंदर इतना रश नजर नहीं आएगा। मियां साहब, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, प्राइमरीली तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी अर्ज सुनिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम इंक्रोचमेंट अभी वॉलंटियरली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आप खत्म कर दें। जब हम बाजार में जाएंगे तो इन्होंने गरीब आदमी को ढाल बनाते हैं और कहते हैं कि गरीब आदमी का आपने केला और रेडी उठा, फिर वो गरीब आदमी को आगे करते हैं। हालांकि उस गरीब आदमी का इतना एहसास है तो फिर उससे अपनी दुकान के आगे पट्टा लगाने का किराया ना ले, ठीक बात, उससे 2-3 लाख रुपए एडवांस ना ले, बिल्कुल ठीक बात है। आदमी को ढाल बनाकर। मियां साहब आई एग्री, जरा एक और सवाल का जवाब दे दें। हमने ये देखा है, ऑब्जर्वेशन ये है कि लाहौर में तो गवर्नमेंट की रिट भी नजर आती है, लोग मास्क पहनते हुए भी नजर आते हैं, शायद यहाँ पे अवेयरनेस का लेवल भी ज्यादा है। लेकिन जैसे आते हैं, आप उकाड़ा चले जाएं, आप साहिवाल चले जाएं, आप सरगोदा चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, आप मुल्तान खानेवाल चले जाएं, तो वहाँ पे कम है। तो वहाँ पर भी तो मास्क उतना ही ज़रूरी है, कोरोना से बचना उतना ही ज़रूरी है जितना लाहौर में, तो वहाँ के लिए भी तो कुछ इकदाम ज़रूरी है ना। देखें सर, इस पे गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल सही बात फरमाई है। कल जो हमारी मीटिंग हुई जिसको मैंने और मिनिस्टर फूड ने चेयर किया, सेक्रेटरी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उनकी तरफ, उस मीटिंग के अंदर कैटेगोरिकली तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें आईजी साहब भी थे, आरपीओ भी थे, कमिश्नर भी थे, तमाम को डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई कि आपने एसओपी से ऊपर तमाम मार्केटों के अंदर अमल दरामद करवाना है। अब 0 टॉलरेंस है, जो बंदा नहीं करवाएगा वो नतायज खुद देगा, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है या वो है, उसका काम है इम्प्लीमेंटेशन करवाना। लिहाजा अब वो इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी मार्केट है, जितने भी बाजार हैं, किसी भी शहर में है, छोटा है या बड़ा बाजार है, वो मुतलका डीसी, एसी, मुतलका टाउन, मुतलका पुलिस, इन सब ने मिलकर करना है। अगली बात आज इसकी है टाइगर फोर्स के हवाले से, और इससे पहले मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा अभी साहब और साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी ईद आ रही है, आपने देखा कि छोटी ईद के ऊपर भी जो मामला जिस तरह से एसओपी की वायलेशन हुई और उसके बाद जो आप देखते हैं, अभी बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद के बाद फिर आपका मुहर्रम आना है, तो हमने उस चीजों को भी ज़हन में मद्देनजर रखते हुए हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं कि हमने इसको किस तरह से करना है ताकि लोगों की गैदरिंग ना हो सके और बेहतर अंदाज में इन चीजों को किया जा सके। लोगों में मियां साहब सवाल यह है कि एक तो एसओपीज वो हो गए जो कि आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर हैं कि मैंने मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करनी है, बाजार में कैसे जाना है, दीगर जगहों पे कैसे जाना है। क्या इन्फोर्समेंट के भी एसओपीज हैं कि पुलिस वाला अगर किसी को कहीं पे देख ले के झमगट है कुछ लोगों का, तो पुलिस वाले के लिए क्या एसओपीज हैं, उसको ब्रेकअप कैसे करवाएगा, या ये हर ट्रैफिक वार्डन से ट्रैफिक वार्डन पे मैटर करेगा कि माल वाला ट्रैफिक वार्डन तो रोक के चलान कर रहा है लेकिन शालमी वाला नहीं कर रहा, और गुजरांवाला वाला कर रहा है लेकिन सरगोदे वाला नहीं कर रहा। क्या आपकी स्टेट इन्फोर्समेंट के अंदर मैकेनिज्म है कि क्या किस एसओपीज के थ्रू हम ये इन्फोर्स करवाएंगे वो एसओपीज जो आवाम के ऊपर लगे हुए? बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखिए, जो ट्रैफिक की हद तक है वो तो एसओपी ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है कि वो करवाए, ताकि जो बाइक पे है, जो 1-2 बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, वैसे तो हम यही कह रहे हैं कि आप वो ना बैठे बाइक के ऊपर, लेकिन मजबूरी होती है कि फैमिली ने ट्रेवलिंग करनी है तो मास्क पहन के करे, गाड़ी में मास्क पहन के बैठे। अब आ जाते हैं मार्केटों की तरफ, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं हो सकती, वहाँ पर आपकी मुतलका पुलिस स्टेशन की पुलिस होगी जो मार्केटों पे विजिट करती है एसपी के साथ। वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर उस मार्केट को विजिट करता है, वहाँ पर टाउन इंतजामिया या तहसील इंतजामिया जो होती है वो वहाँ पर जाके विजिट करती है और साथ उनसे पुलिस होती है। अब पुलिस ये देखती है कि अगर एक दुकानदार बगैर मास्क के बैठा है तो अपने कस्टमर के साथ भी डील कर रहा है, तो उसके पास इख्तियार हासिल है उस मुतलका एसपी को कि वो उसकी दुकान को सील कर दे, या अगर ज्यादा दुकानों के ऊपर है तो उसको इख्तियार हासिल है एनफोर्समेंट का कि वो उसको बंद कर दे और मार्केट को सील कर दे। इसके लिए टाइम पीरियड कोई नहीं है कि हमने इसको सील कर दिया तो हम सुबह इसको खोल देंगे।
ऐसा नहीं है। इसी तरह हमने इंडस्ट्री के अंदर जितना भी, इसी तरह शॉपिंग मॉल के अंदर और तमाम जगहों पर जो देखें एसओपीज है क्या, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते। एसओपीज ये है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, आपने कस्टमर को मास्क ऑफर करना है अगर वो बगैर मास्क के घर से निकल आए और आपकी दुकान में आ गया। इसके अलावा तो कोई इस तरह का और अमल है नहीं कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। कोशिश कर रही है कि मास्क की अवेलेबिलिटी बाजार के अंदर करें। और मैंने 2-3 दिन पहले तमाम इंडस्ट्री से, फैसलाबाद के, सियालकोट के, पिंडी के चेंबर ऑफ कॉमर्स जितने भी हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो लोग मास्क पे काम कर रहे हैं वो हुकूमत पंजाब को मास्क ही दें, ताकि हम लोगों में, बड़ी बड़ी मार्केटों में, अदरवाइज भी तमाम फार्मेसियों के ऊपर, तमाम तो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे पता बड़ा मुश्किल है, तमाम पे हम मास्क को फ्री नहीं रख सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लोगों को फ्री मास्क भी दें ताकि वो लोग मास्क पहन सके और बाजारों में आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अब ये पॉलिसी है कि जी एसओपीज़ जो पहले से बनाए गए हैं उन पर मज़ीद सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, हॉटस्पॉट एरियाज़ को ढूंढा जाएगा, जो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उन मार्केट्स को भी सील किया जाएगा। ये तो अब तक की सूरत हाल है, लेकिन 2 रोज़ पहले जैसे कि अपोजिशन हमेशा से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है कोरोना वायरस की सूरत हाल को लेकर, इसी तरह से हुकूमत भी अपोजिशन पर सारा मलबा डालती है। इस हवाले से वज़ीर आज़म अपोजिशन को लताड़ते हुए क्या कह रहे हैं वो देखिए पहले। हमारी ऑपोजिशन है, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा इस मुल्क में अमवात हों, कोरोना से ज़्यादा मुश्किलात आएँ, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए, ताकि किसी ना किसी तरह ये इस हुकूमत की तनकीद कर सके। और जैसे अगर ज़्यादा अमवात होती हैं तो ये गवर्नमेंट का कसूर। जिस तरह हमारा एक बड़े ऑपोजिशन के लीडर भागे भागे लंदन से वापस आए, मास्क भी पहना हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठ के, और ये उम्मीद लगा ली कि बस अब मैं बताऊंगा क्या होगा। जिस तरह कश्मीर इशू का भी फ़ायदा उठा के तो प्रेशराइज करना था, और असल में मकसद तो एक ही है कि अपनी करप्शन बचाने के लिए। तो इस बारी भी यही मुझे ये तासुर मिला। जैसे जैसे अमवात बढ़ रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि जनाब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या करना है। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आई। तो हबीब साहब 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी अपोजिशन चाहती है कोरोना वायरस फैले और अमवात बढ़े। इस स्टेटमेंट की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये मेरा ख्याल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, को ऐसी स्टेटमेंट से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये मौका ऐसा है जहाँ पे खुद अपोजिशन जो है, अपोजिशन के पास कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, वो इनके खिलाफ कोई जलसा जुलूस नहीं कर रही, वो इनके खिलाफ कोई और कैंपेन नहीं चला रही। बयानबाजी करना उसका हक है और हुकूमत पे एतराज़ उठाना भी उसका हक है, और हुकूमत की भी कुछ गलतियां ऐसी हैं कि जिनके ऊपर एतराज़ होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म को ऑल इंक्लूसिव चलना चाहिए। वज़ीर आज़म सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म नहीं है, ये अपोजिशन के भी वज़ीर आज़म है, ये सिंध के भी वज़ीर आज़म है, और बाकी सारे सूबों के भी वज़ीर आज़म है। तो लिहाजा जब आप इस तरह की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और इमरान खान साहब की, आप यूँ कहिए कि इनकी खसूसियत ये है कि ये लोगों को जिनके मुखालिफ होते हैं फिर इस हद तक मुखालफत इख्तियार कर लेते हैं कि लगता है कि बाज़ औक़ात सारी हदें क्रॉस कर गए। तो मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर को तो ये तासुर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और बल्कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ये था कि जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फ़ोन किया शायद उनको शेख रशीद साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, तो अगर प्राइम मिनिस्टर भी फ़ोन करते शहबाज शरीफ को तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सिग्नल जाता, बजाय इसके कि आप इस तरह की बातें करें। बहरहाल आपका एक और गिला दूर हो रहा है, मंगल को वज़ीर आज़म जा रहे हैं कराची। चलिए जी, अल्लाह करे चले जाए, क्योंकि पिछली दफ़ा मौसम ख़राब हो गया था, फिर सदर साहब नहीं गए थे, अब अल्लाह करे चले जाए। ठीक है। अच्छा साद, एक वज़ीर आज़म को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए अपोजिशन के बारे में? जब अपोजिशन आप पर तनकीद कर रही है तो आपके जो रहनुमा हैं वो कोटा पूरा कर लेते हैं, फिर वज़ीर आज़म को क्यों ज़रूरत पेश आई इस तरह की स्टेटमेंट देने की? देखिए, वज़ीर आज़म को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लोगों की सियासी मुखालफत एक दूसरे से, एक तरफ हम इस मुल्क में हर किस्म का लोगों को चोर चोर डाकू भी कहते हैं, ना अहल सेलेक्टेड भी कहते हैं, हर किस्म की बात करते हैं, लेकिन किसी का भी ये सीरियसली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी ये सीरियसली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कि उनके मुल्क में, उनके एरिया में, उनके गिरदोनवा के लोगों में
कोरोना फैले या उससे हम बात हो। ये बात करनी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में मुनासिब है, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म को ये नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से अनफॉर्चुनेटली पंजाब में भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी इस तरह के लोग हैं जो अगर ये बात कर देते हैं तो हम उसको थोड़ा सा टाल देते हैं कि ये हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और ये नॉन सीरियस बात है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म करेंगे तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं एक बात और आखिर में ज़रा करता चलूँ आपकी इजाज़त से, कि अगर हमारे प्रोग्राम के तवस्सुक से हबीब साहब की बात मान के वज़ीर आज़म साहब सिंध गवर्नमेंट जा रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे वो ये प्रोग्राम सुनते हैं और ये बात मान लें, तो मैं भी एक जगह की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब जब आपको थोड़ा सा मौका मिले तो एक गवादर का चक्कर भी लगाएं। पाकिस्तान के मुल्क के पाकिस्तान में और पाकिस्तान के खित्ते में हालात इस वक्त बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। बड़ा अच्छा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सीपेक का दौरा या गवादर का दौरा अगर नजर आए तो बड़ा अच्छा होगा। सही, ठीक है। बहरहाल ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बजट में जो पेंशन्स और तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया उस पर सरकारी मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने आइंदा आने वाले साल का बजट पेश किया है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि ना ही सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, ना ही पेंशन्स में इजाफा किया जाएगा। लेकिन रेलवे के मुलाजिमीन इस पर एहतजाज कर रहे हैं, उनको भी तशवीश है जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, एक अच्छा खासा बजट का हिस्सा पेंशन्स में चला जाता है, घर बैठे मिल रही है लोगों को पेंशन, लेकिन उस पर यह गिला कि इस पर इजाफा क्यों नहीं हुआ? बनता है ये गिला? देखिए, इस वक्त आम हालात होते और अगर गवर्नमेंट के पास स्पेस होती तो यकीनी तौर पर ये गिले वाली बात थी और यकीनी तौर पर गवर्नमेंट पर एतराज़ होना चाहिए था कि गवर्नमेंट ने जो पे स्केल्स को रिवाइज़ नहीं किया या पे एंड पेंशन्स को रिवाइज़ नहीं किया। लेकिन इस सूरत में जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी सुकड़ रही है, आप किसी एक तबके को पैसे दे दें जो कि रोजगार है, जब एक वो तबका है 1 करोड़ से ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी नौकरियां मुतासिर हो रही हैं, और वो लोग जो पहले से नौकरियों पे हैं उनकी आप सरकारी मुलाजमतों की तनख्वाहें बढ़ा दें, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी आप समाजी तौर पे एक बेइंसाफ़ी भी करेंगे और थोड़ी सी ज़्यादती भी होगी। तो हम सब के पेट कट रहे हैं, हम सब को पेट काट के इस पे यानी इस सूरत हाल से निपटने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो पेंशन्स की बात कर रही हैं ना, 470 अरब रुपए की पेंशन्स, ये अपनी जगह एक बहुत बड़ा मसला है। दुनिया के कई ममालिक अपने बजट में से पेंशन्स को निकाल चुके हैं। अमेरिका निकाल चुका है, इंडिया निकाल चुका है, और भी कई ममालिक ने पेंशन्स की मौजूदा शक्ल को कि जिसमें वो कौमी ख़जाने का हिस्सा बन जाए उससे निकाल दिया है। लेकिन पाकिस्तान में भी इस पर कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन अब तक ये हमारे बजट का ऐसा यानी आप यूँ कहिए कि बजट का एक ऐसा मद है जिसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, अभी कंट्रोल कर लिया जाए तो बेहतर होगा, वरना आने वाले सालों में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत अच्छा, अभी सलमान हैदर शेख CEO AWT इन्वेस्टमेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे कोई सवाल करना चाहें? जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, ये बताइए कि जो पेंशन्स का इतना बड़ा हमारे बजट में चंक है, और अगर हम पूरे सूबों की पेंशन्स में मिला लें तो शायद ये हमारे मजमूई तरक्याती बजट से भी ज़्यादा बन जाता है, तो क्या हम दुनिया में क्या ऐसे तरीके हैं कि जिसके ज़रिए हम पेंशन्स को कौमी ख़जाने से निकाल के उसको प्रोफेशनल फंड्स को दे दें या कुछ और अरेंजमेंट कर लें? जी हबीब साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। अमेरिका में ये जब स्टडी हुई 1990s के अंदर, तो ये दरियाफ्त हुआ कि जो उनका सोशल सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम है वो अगले 25 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा। अब नाजरीन के लिए कि इसका डिफरेंस क्या है, अभी जो हमारा पेंशन का प्रोग्राम है पाकिस्तान में, इसको हम कहते हैं अनफंडेड। तो ये फंडेड होना चाहिए। आज से अगर हम शुरू करेंगे तो हम शायद 10-15 साल के बाद इस गैप को फिल कर पाएंगे। ये अनफंडेड और फंडेड में क्या फ़र्क है? जी, ये है कि सारे का सारा जो पेंशन की जो पेमेंट्स का दारोमदार है वो सारे का सारा गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है। अगर आप प्रोविडेंट फंड की तरह किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आदि वो कंपनी करती है और वो फिर ग्रो होती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, बॉन्ड्स में हो, स्टॉक्स में हो। सर जरा ये भी वाज़ेह कीजिएगा, कि अमेरिका में जिस तरह ये जो आप 401k का इफेक्टिवली मॉडल आप बता रहे हैं कि अमेरिका में इफेक्टिवली प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो 401k और दीगर जगहों पे भी 401k प्लान्स हैं, सर पाकिस्तान में ये जो एजेंसीज हैं EOBI और दीगर इस तरह की एजेंसीज जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिस के ऊपर एम्प्लॉई से पैसे लेती हैं जो कि बाद में दिए जाते हैं उन्हें,
उनका और पेंशन के फंड्स का जरा वाज़ेह डिफरेंस बताइएगा, और क्या इस तरह के मॉडल्स अप्लाई किए जा सकते हैं पेंशन को रिलीव करने के लिए, पेंशन का बर्डन रिलीव करने के लिए? जी, आपका सवाल बिल्कुल इन द राइट मोड है। अमेरिका में जो सोशल सिक्योरिटी है करने के बाद वो हर महीने उसमें से कटौती होती है और वो फिर एक चंक आपको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट देता है। 401k प्लान जो है वो बिल्कुल इस तरह है जैसे हमारे यहाँ प्रोविडेंट फंड है या ग्रेचुटी फंड होता है। वो लॉन्ग टर्म में 25-30 साल 35 साल की नौकरी के बाद आपको उसका, चूंकि वो इन्वेस्टेड रहता है आपका पैसा। अब यहाँ पे ये मसला यही है कि इसको फंडेड यानी कि हर महीने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट एक आम तासुर ये है कि सरकारी मुलाजिम पेंशन जो लेता है उसके ख्याल में पेंशन की वाहिद जगह हुकूमत पे उसको भरोसा है, तो मेरी पेंशन की गारंटी गारंटर हुकूमत ही रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि हुकूमत की गारंटी और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ये सारे मिल के कोई मॉडल बन सके, जैसे इंडिया में भी किसी हद तक ये बना है? जी बिल्कुल। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो हमारा नेशनल सेविंग्स का इदारा है, कौमी बचत, उसके अंदर तकरीबन बिटवीन 3,500 से 4,000 अरब की टोटल डिपॉजिट्स हैं जो कि हम सब पाकिस्तानियों के हैं। तो वो भी गवर्नमेंट का बोरोइंग आम रहा है और उसके अंदर कोई एसेट नहीं है। ठीक है, जो उनके पास पैसा है वो उनकी लायबिलिटी है जो उन्होंने वापस करनी है, और एसेट अगर नहीं है जिससे इनकम आ रही हो तो गवर्नमेंट को तो पैसा प्रिंट करके देना पड़ेगा वापस। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा, वो 4,000 अरब के करीब है और ये जो है ये 470 अरब है। ये तमाम प्लान पे बहुत इनहमाक के साथ काम करने की जरूरत है एंड वी नीड टू फिक्स देम एंड कन्वर्ट देम। अगर हम आज शुरू करेंगे तो हम 10-15 साल के बाद आपके ख्याल में सर, जैसे कि आप जानते हैं अब से कुछ अर्सा पहले, और ये इफेक्टिवली प्रॉब्लम फेडरल लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है, प्रोविंशियल लेवल पे भी करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने तो बड़ी इसके ऊपर लंबी प्रोसीडिंग्स की। लाहौर हाई कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद हुकूमत पंजाब के कुछ पेंशनर्स को बड़े अरसे के बाद कुछ पेंशन्स मिली। आपके ख्याल में सर हमारा बर्डन इन लाइन रखते हुए क्या आइडियल मॉडल होना चाहिए पाकिस्तान के पेंशन का जो इफेक्टिवली बर्डन है नेशनल एक्सचेकर पे, उसको रिलीव करने का क्या आइडियल मॉडल है एग्जिस्टिंग सिचुएशन? वेरी क्विकली मैं सिर्फ ये बता दूं कि अमेरिका में ये मसला क्यों आया। वो इसलिए आया कि जो काम करने वाले लोग हैं वर्क फोर्स में वो कम हो गए थे और जो रिटायरीज थे वो ज्यादा हो गए थे। रेलवे में इनफैक्ट ये पोजीशन आ चुकी है, रेलवे में जितनी तनख्वाहें हैं पेंशन उससे ज्यादा है। जी अभी साहब, मैं गुड न्यूज ये दे दूं आपको कि पाकिस्तान में अल्लाह करम से हमारी यंग जनरेशन पॉपुलेशन 60-65% के करीब है, तो रिटायरीज कम है। अगर हम आज इसको फंडेड पे ले जाएं तो हमें 25-30 साल नहीं लगेंगे, हम उससे बहुत पहले यानी कि 8-10-12 सालों के अंदर अंदर इसको हम ब्रेक इवन करके और इस पूरे निजाम को हम ठीक कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो सलमान साहब, रास्ता क्या हो सकता है? क्या हमें छोटे छोटे फंड्स बनाने पड़ेंगे, एक ही बड़ा फंड बनाना पड़ेगा? क्या मॉडल्स हैं दुनिया में जो हम नाफिज कर सकते हैं पाकिस्तान में? देखिए, इन्वेस्टमेंट के जो एवेन्यूज हैं, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में एसेट क्लास जिसको हम कहते हैं वो रियल एस्टेट है। उसके बाद जो है आपकी जो बैंकिंग सेक्टर है, इसमें बॉन्ड मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। इसमें कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट है, कुछ लेस रिस्की है और कुछ रिस्क अवर्स जिनको हम AAA रेटेड कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ट्रेजरी हो गए। तो लास्ट ईयर में जिस तरह एक इनकम फंड है उसने 18 या 19% का रिटर्न दिया है। तो इन द सिनेरियो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट तेजी से गिर रहा है, इसको अगर हम आज से मैनेज करना शुरू करेंगे, अगेन आई विल से दैट, तो फिर ये जो है ना इक्वेशन जो है वो क्लियर होगी। बट वी मस्ट स्टार्ट टुडे। EOBI एक अलग चीज है, वो भी एक इदारा है। सलमान साहब, एक नौजवान आता है सरकारी मुलाजमत में, उसे ख्याल होता है कि वो जब 60 साल का होगा उसको पेंशन मिल जाएगी और लमसम इतने पैसे मिलेंगे, उसको पहले से पता होता है। इसी तरह एक नौजवान जो फौज में भर्ती होता है, उसकी पेंशन भी, उसको पेंशन उसका बहुत बड़ा एसेट बनती है। तो क्या इस सूरत में भी पेंशन की ये गारंटी बाकी रहेगी कि जब वो रिटायरमेंट पे उसको कुछ पैसे भी मिलें और फिर मंथली बुनियाद पे उसको कुछ पैसे गुजारे के लिए मिलते रहें? जी अभी सर, तमाम जो ग्लोबल एंटिटीज हैं या गवर्नमेंट के इदारे भी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप जो भी कटौती करते हैं वो आप इन्वेस्ट करते हैं और वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है। अब ये जो इसको अगर हम प्रॉपरली इन्वेस्टेड रखें, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। हमारी कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन दी हुई है इसके ऊपर,
जहाँ पे 4 या 5 पॉसिबल ऑप्शंस दिए गए कि आप अगर थोड़े सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हर महीने की करना शुरू करेंगे तो ये 8-10 साल में हम इसको अचीव कर सकते हैं, इसका ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा। तो सर ये बताइए कि आपके ख्याल में रिटायरमेंट के बाद, सॉरी सर, साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि आपके ख्याल में अगर ये प्रेजेंटेशंस आपने दी हैं कुछ इदारों को, तो ये किधर गैप किधर है? क्यों ये हुकूमती सतह पे इस बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है? इससे बेशतर कि इससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन जाए। वेयर इज द हर्डल? थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि हुकूमत सीरियस नहीं है, बिल्कुल सीरियस है, इसीलिए वो प्रेजेंटेशंस भी हुई, इसीलिए वो उनके प्लान्स भी मांगे गए और उस पर काम पिछले 8-10 महीनों से चल रहा है। फिर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग इसलिए स्लो होती है मेरे जाती ख्याल में, एक गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए और एक 15 साल का काम है, सो दे मस्ट स्टार्ट इट टुडे, ताकि जो हमारे जो वर्किंग क्लास है इनको इनकी पेंशन इनको बड़े बिल्कुल सुकून के साथ, पीसफुल माइंड के साथ मिल सके। कौमी बचत का इदारा भी चलता रहा, EOBI भी, ताकि ये सपोर्टिव जो सपोर्ट सिस्टम है फॉर द रिटायरीज, ये उनको रिटायरमेंट के बाद हर महीने की पेमेंट मिलती रहे। अच्छा सलमान साहब, ये जो पेंशन का जो भी प्लान होगा, वो जो मौजूदा पेंशन हैं वो तो हर्ट नहीं होंगी गालिबन, यानी अब से ऑनवर्ड जो लोग भर्ती होंगे सरकार में उनकी पेंशन्स की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, क्या ऐसा ही है या पहले वाली पेंशन्स भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी? जी, पहले वाली जो एडजस्टमेंट्स हैं, जिसको आप एडजस्टमेंट कह रहे हैं, वो बेसिकली एक गवर्नमेंट के पास वो अर्निंग एसेट नहीं है, क्योंकि ओवर टाइम 25, 30, 50 सालों में वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो आज वो गैप आ गया। उस गैप को फिल करने के लिए वो गैप भी फिल हो सकता है इन्हीं 8-10 सालों के अंदर। ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेफ्टी के साथ, जहाँ पे ये इदारे बिल्कुल गैप को फिल करते हुए दोबारा ऑप्टिमम लेवल पे ये हम इसको पेंशन प्लान को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान हैदर शेख साहब आपके वक्त का। उनका कहना है कि हुकूमत इस सारे मामले को लेकर संजीदा है, 8 माह से इस पर सोच विचार भी जारी है, लेकिन यही सही वक्त है फैसला लेने का। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी 70 रुपये फ़रोख्त करने का हुक्म दिया। चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद 10 रोज़ तक रोकने का हुक्म दिया, जिस पर अब कहा जा रहा है शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से, जिन्होंने हुकूमत को ख़त लिखा है कि चीनी की 70 रुपये किलो फराहमी पर हम तैयार हैं। हबीब साहब, इसके लिए अब इंतज़ामिया भी मुतहरिक हो गई है कि हम हर मुमकिन इस बात को बनाएंगे कि जी 70 रुपये में ही आवाम को मिले। जी देखिए, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई तो उसने कहा कि हमारे खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं, जो शहजाद अकबर साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे कि नैब भी आ जाएगा, स्टेट बैंक भी आएगा, FIA भी आएगा, उन्होंने पाकिस्तान के सारे इदारों को कहा था कि दरअसल शुगर मिलों के पीछे पड़ जाओ। बिल्कुल। तो वो जाहिर है कोर्ट में जाते उन्हें रिलीफ भी चाहिए था और कोर्ट ने उन्हें हुक्म दिया था, एक मशरूत हुक्म इम्तनाई जारी किया था कि आप 70 रुपये किलो आम सारिफ को चीनी फराहम करें तो फिर आपके खिलाफ ये कार्रवाई आर्जी तौर पर रोक दी जाएगी। तो फिर कल उन्होंने ख़त लिख दिया, कल उन्होंने PSMA ने ख़त लिख दिया, शुगर मिल एसोसिएशन ने हुकूमत को कि जनाब हम 70 रुपये किलो यूज़र ओनली, जो कमर्शियल यूज़र हैं उनकी चीनी का रेट अलग रहेगा, लेकिन आम सारिफ तक हम 70 रुपये देने के लिए तैयार हैं, जितनी चीनी बनती है आप हमसे आके ले लें। उनकी कैलकुलेशन ये कि 60,000 टन चीनी बनती है, आप ले जाएं आके, या 6,000 टन। अब प्रॉब्लम मुझे इसमें 2 बातें, एक तो ये है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कंज्यूमर के हवाले से कि उसको सस्ती चीनी मिले, लेकिन मैं साथ से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद मैंने गौर किया एक तालिब इल्म होने के नाते सियासियात के और कानून के, कि कहीं ये आखिर वो कौन सी ऐसी दलील है, वो इस्तदलाल क्या है जिसकी बुनियाद पर कोर्ट के अंदर 70 रुपये चीनी का फैसला हुआ। बात यह है कि अगर कोर्ट्स के अंदर ये फैसले होने हैं कि किसी चीज़ की कीमत कितने अरसे के लिए क्या रहेगी, सही, तो फिर मंडियों का तो कोई जवाब नहीं बनता, फिर मंडियां तो बंद कर देनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है साद कि PSMA तो बख्शवाने गई थी नमाजें, रोज़े उसके गले पड़ गए। इसका मतलब किसी दर्जे में ये निकलता है कि फिर हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, हमारी मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला आज खुद ही कर लिया है कि 70 रुपये होनी चाहिए। अगर फैसला खुद ही करना था तो फिर 25 रुपये का कर लेते, 10 रुपये किलो का कर लेते। आखिर साथ ये इस्तदलाल क्या है? जी साथ
जी, सबसे पहले तो मैं हबीब साहब की बात का थोड़ा सा जवाब देने से पहले मैं बताता चलूं कि जो चैलेंजेस इफेक्टिवली फाइल किए गए पीएसएमए की तरफ से, उसके अंदर कुछ कानूनी बातें थी, कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक बातें थी। जो कानूनी बातें थी वो इस तरह की थी कि जो टीओआरस थे, और हबीब साहब को सुन के बड़ी खुशी होगी क्योंकि हबीब साहब उस इंक्वायरी रिपोर्ट के पहले से ही काफ़ी खिलाफ हैं, कि जो टीओआरस थे जिसके ऊपर ये इंक्वायरी करनी थी, जो रिकमेंडेशंस आई हैं इंक्वायरी की, वो उन टीओआर से के एम्बिट से बाहर जाती हैं, वो कानून के एम्बिट से बाहर जाती हैं, उनके ऊपर प्रॉपर एविडेंस नहीं रिकॉर्ड किया गया, उनकी कंक्लूजन्स की प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं दी गई। तो बहुत सी लीगल और इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें थी जिनकी बेसिस के ऊपर ये पिटिशन फाइल की गई थी। मैं ये जुमला जिसकी ऊपर डिस्कशन हो रही है 70 रुपए वाला, मैं वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का वो जुमला आपकी इजाजत से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जी। हाई कोर्ट ने फरमाया कि द लैटर, यहाँ ये एसोसिएशन की बात हो रही है, पीएसएमएलए एंड द फेडरल गवर्नमेंट shall ensure that sugar is available and sold to non-commercial users at a rate of ₹60 per kilogram till the next date fixed। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शुगर दस्तयाब भी हो और शुगर 70 रुपए पे दस्तयाब हो, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंबाइंड शुगर मिल एसोसिएशन, जो कि इस केस में पिटिशनर था, उस पर भी लगाई गई और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट पे भी लगाई गई, जिसकी वजह से ये लेटर लिखा गया पीएसएमए की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट को कि जी हम तैयार हैं अपना काम करने के लिए, आप हमें अपनी तरफ से बताएं। अब हबीब साहब के सवाल की तरफ आते हुए मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये पहली दफा अनफॉर्चुनेटली नहीं है कि अदालत ने शुगर की कीमत का तयन किया हो। हबीब साहब को बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि अब से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो का एक केस सुनते हुए सन 2012 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त शुगर की प्राइस 54 रुपीस 55 रुपए के ऊपर फिक्स कर दी और कहा कि शुगर आज से पाकिस्तान सारे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने, इफ्तिखार चौधरी साहब कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या उस वक्त एक सुओ मोटो की और नौयत थी, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने हुक्म जारी कर दिया कि आज से सारे पाकिस्तान के अंदर चीनी जो है वो 54 रुपीस के ऊपर लोग बेचेंगे, उसके अलावा नहीं बेचेंगे। तो उसका साइड इफेक्ट ये हुआ, ये नहीं हुआ कि 54 रुपीस के पर किलो पे शुगर दस्तयाब हो गई। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मार्केट से चीनी वैसे ही खत्म हो गई, मार्केट के अंदर चीनी अवेलेबल बंद हो गई और पेट्रोल का इशू है, वो पेट्रोल का वो अलग इशू है। ये हम जुडिशियल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अदालत ने हबीब साहब बज़ाहिर लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डर के अंदर तो दोनों बातें इंश्योर करने की कोशिश की, एक के अवेलेबल होगी चीनी, ये नहीं कि बिल्कुल। मुझे आप ये बताएं, जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, साथ कानूनी तौर पर अदालत का, मैं उन लोगों में से हूँ जो स्ट्रिक्टली ये समझते हैं कि कीमत का तयन मंडियां करती हैं, ना हुकूमतें ना अदालतें। अब ये अदालत के अंदर ये केस गया, केस कुछ और है, अदालत कह रही है कि चीनी 70 रुपये बेचो, तो फिर मैं जानना चाहता हूँ ये इस्तदलाल क्या है? मंडी, क्या इसका मतलब है मंडियाँ बंद कर दें? जिसने जो चीज़ बनानी है वो एक पिटीशन लेके जाए, अदालत से हुक्म लेके आए, जी मैं पंखा बनाता हूँ, मैं इस पंखे की कीमत क्या रखूँ, मैं गुड़ बनाता हूँ, मैं गुड़ की कीमत क्या रखूँ, मैं आटा पीसता हूँ, मैं गंदम पीसता हूँ, मैं आटे की कीमत क्या रखूँ? क्या ये करना पड़ेगा या क्या होगा? देखिए हबीब साहब, मैं आपकी इन प्रिंसिपल बात से तो मैं इत्तफाक करता हूं कि मार्केट डिटर्मिन करती है किसी भी शय की क्या प्राइस है, डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म डिटर्मिन करता है कि किसी भी शय की क्या प्राइस है। एक्सेप्ट कि सिर्फ हमें मार्जिन इस चीज का रखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो इंक्वायरी इंप्यून की गई, जिस इंक्वायरी के खिलाफ ये केस फाइल किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उस इंक्वायरी के कंक्लूजन्स और हमारी मीडिया की वैसे भी जो बात आजकल हो रही है वो ये थी कि चीनी की प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया शॉर्टेज क्रिएट करने के बाद, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने कार्टेलाइजेशन के थ्रू पैसे कमाए। तो अदालत के सामने दो मुख्तलिफ बातें थी जो कि दोनों बैलेंस करनी जरूरी थी। एक ये कि किसी चीनी मिल एसोसिएशन के खिलाफ या किसी भी चीनी की कारखाने के खिलाफ या ओनर के खिलाफ गलत कार्रवाई ना हो, जिसके ऊपर उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। साथ ही साथ ये कि कोई शख्स भी चीनी की शॉर्टेज क्रिएट करके या वैसे चीनी की प्राइस मैनिपुलेशन के बाद अब इलीगल प्रॉफिट ना कमाए। ये ना हो कि अदालत के हुक्म के बाद ये पता चले कि चीनी की प्राइस या चीनी दस्तयाब नहीं है या चीनी की प्राइस इतनी ज्यादा हो गई है और सब लोग कहें कि जी चीनी के लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी वो तो अदालत ने रोकी हुई। तो यूजुअली अदालत इस तरह के मैटर्स में नहीं जाती, लेकिन जब ये मैटर ऑलरेडी शुगर मिल एसोसिएशन ले गई अदालत के सामने, और बाय द वे मैं एक और वाज़ेह बात करता चलूं कि ऑर्डर से लगता है कि ये कंसेंट ऑर्डर है।
ऑर्डर के अंदर कंसेंट का लफ्ज भी लिखा हुआ है कि ये कंसेंट ऑर्डर है, यानी कि दोनों फरीकैन ने इस ऑर्डर के बहुत से हिस्सों के ऊपर एग्री किया और कहा कि हाँ हम इस पे पाबंद होंगे। हुकूमत ने कहा कि ठीक है, हम 10 दिन मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे। वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे ये इशारा कर रही हैं उम्मे रुबाब, लेकिन मैं एक बात तो ज़रूर कह दूं कि वो ये मामले है नाजुक, जो तेरी रज़ा हो तू कर। मुझे तो खुश ना आया ये तरीक़े खानकाही, मुझे ये इस्तदलाल समझ में नहीं आ रहा। ये यकीनन मेरी फ़हम का कसूर है, लेकिन इसके लिए मुझे दुनिया के ज्यूरिस्प्रूडेंस खंगाल के भी कोई मिसाल ना मिले तो फिर मेरा ऑर्डर की बहुत हिस्सों के ऊपर एग्री किया और कहा। इसी नुक्ते पर प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।